नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 10 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। देश में चल रही विलुप्तीकरण की राजनीति, संजय टंडन बोले, अंग्रेजों की नीतियां अपना रही कांग्रेस। भाजपा सहप्रभारी संजय टंडन ने कहा कि देश के अंदर जिस तरीके से जो विलुप्तीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, जातीय जनगणना जिसका कार्य को बिहार सरकार ने शुरू किया है, ऐसा देश के अंदर पहली बार हुआ है कि किसी राज्य ने यह जनगणना की। भाजपा कार्यालय शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही। संजय टंडन ने आरोप लगाया है कि जातिगत जनगणना आज से पहले हमारे देश के अंदर नहीं होती थी, इसको वहां किया गया। उसका क्या कारण है, उसके क्या तथ्य है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, उससे विपक्षी दल क्या पाना चाहते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि ऐसा अंग्रेज करते थे। फूट डालो और शासन करो। अब बिहार से नीतीश सरकार ने इसका आगाज किया है। तमाम कांग्रेस नेता और उनके घटक दल वैसी ही लूट का काम कर रहे हैं और जातीय जनगणना की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दल आजादी से पहले अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हर राज्य में ऐसा होगा और यह इतना मुश्किल कार्य होगा, इसमें कितनी समस्या आएगी यह वह समझ नहीं पा रहे हैं। केवल राजनीतिक लाभ के लिए वह इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक नज़र से एक समान कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ही नीति है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उन्होंने कहा कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार के 10 महीने निराशाजनक रहे हैं। कोटशेरा कॉलेज में फूटे सिर, एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं में जमकर चले लात घूंसे, 4 छात्र जख्मी। शिमला जिला के कोटशेरा कॉलेज में सोमवार को एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प हो गई। मारपीट की वारदात में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। मारपीट की वारदात से छात्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मारपीट की वारदात में दोनों पक्षों के 4 लोगों को चोटें आई है। घायलों को मेडिकल व उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर क्रॉस केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना बालूगंज में हिमराज निवासी गांव फंगवार डाकघर बस्सी तहसील चचोट जिला मंडी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने दोस्तों रोहित व जनेश के साथ सोमवार को कोटशेरा कॉलेज से चौड़ा मैदान की ओर जा रहा था कि रास्ते में प्रयाग खागटा, भानु, आदित्य, गुरी, साहिल, मुकुल, आयुष, एडी, गौरव बंसल, चेतन, राहुल, रितेश, रोहित, अंशुल, चेतन व संदीप ने उनका रास्ता रोककर हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोटें आई है। दूसरे पक्ष में आदित्य गर्ग निवासी गांव खनकुंड डाकघर ब्रेकली तहसील सलूनी जिला चंबा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोमवार रात को उसके साथ वीर सिंह ने मारपीट की, जिससे उसे अंगुली में चोट आई है। मेडिकल जांच में पीड़ित की गंभीर चोट पाई गई है। उधर एएसपी शिमला नवदीप सिंह का कहना है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर क्रॉस केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब टैक्सी यूनियन ने किया हिमाचल का बॉयकॉट, इस इंडस्ट्री को होगा सबसे ज्यादा नुकसान, नहीं हो पाएगी भरपाई। गुजरात एवं कोलकाता के बाद पंजाब और चंडीगढ़ टैक्सी यूनियन ने भी हिमाचल प्रदेश का बॉयकॉट कर दिया है। पंजाब और चंडीगढ़ टैक्सी यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त टैक्स वापस नहीं लिया
तो 15 अक्टूबर से वह हिमाचल प्रदेश के साथ लगती सभी सीमाओं को सील कर देंगे और टैक्सी मैक्सी को नहीं जाने दिया जाएगा। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सी ऑपरेटरों से लिए जाने वाले अतिरिक्त टैक्स को लेकर पंजाब टैक्सी ऑपरेटरों का विवाद नहीं थमा रहा है। पंजाब के आजाद टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष शरणजीत सिंह कलसी ने कहा कि बीते सितंबर माह में पंजाब की टैक्सी मैक्सी को हिमाचल में आने के लिए अतिरिक्त टैक्स को लेकर परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की गई थी। तब अधिकारियों ने आश्वस्त किया था कि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री से इस विषय पर बात की जाएगी, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई। इसके बाद 18 सितंबर को परवाणू में सांकेतिक धरना किया, जिस पर उपायुक्त सोलन ने भी आश्वस्त किया कि जल्द ही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री से बैठक की जाएगी और इसके लिए 27 व 28 तारीख का समय दिया। फिर भी प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त टैक्स वापस नहीं लिया है। गौर हो कि हिमाचल में प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सी मैक्सी पर अतिरिक्त टैक्स लगाया है। ऐसे में पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर्स भड़क गए हैं। पंजाब के टैक्सी ऑपरेटरों को कहना है कि पंजाब की सभी टैक्सी मैक्सी के पास परमिट है, लेकिन इसके बावजूद सरकार टैक्स ले रही है। सरकार द्वारा प्रतिदिन 5,000 टैक्स लिया जा रहा है। ऐसे में टैक्सी ऑपरेटरों को तेल भी अपनी जेब से डालना पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर्स क्या कमाएंगे? होटल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव मोहिंद्र सेठ का कहना है कि पंजाब और चंडीगढ़ टैक्सी यूनियन के हिमाचल प्रदेश को बॉयकॉट करने से सबसे ज्यादा होटल इंडस्ट्री प्रभावित होगी। पहले से ही आपदा के कारण प्रदेश में टूरिज्म प्रभावित हुआ है। होटल खाली चल रहे हैं और गुजरात एवं कोलकाता के टैक्सी चालक भी बॉयकॉट कर चुके हैं। टैक्सी चालकों के इस बॉयकॉट से फरवरी माह तक भी भरपाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बाहरी राज्यों के वाहनों पर लगाए गए अतिरिक्त टैक्स को वापस लिया जाए। महेंद्र सेठ ने कहा कि होटल इंडस्ट्री इस तरह से प्रभावित हो चुकी है कि बैंक के लोन भी एनपीए होने की कगार पर है। अब पेट्रोल पंपों पर चार्ज होगी इलेक्ट्रिक गाड़ी। 54 स्टेशन चिन्हित, जल्द काम शुरू करेगा विभाग। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में 54 पेट्रोल पंपों पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। परिवहन विभाग की ओर से 54 चार्जिंग स्टेशन चिन्हित कर लिए गए हैं। यहां पर चार्जिंग स्टेशन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से स्थापित किए जाएंगे। पेट्रोल पंपों के अलावा प्रदेश में 81 अन्य साइटों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने साइट फाइनल कर दी है। कुल मिलाकर 135 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को प्रदेश में वाहन चार्ज करने में परेशानी नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को भी पेट्रोल भरवाने की तरह जगह जगह चार्जिंग की सुविधा मिले। इसके लिए विभाग ने कुल 135 चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित की है। 6 ग्रीन कॉरिडोर में स्टेशन स्थापित। 6 ग्रीन कॉरिडोर में यह चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। इसमें परवाणू ऊना नूरपुर मार्ग, पामवटा सोलन शिमला सड़क, परवाणू शिमला रिकांगपिओ ताबो मंडी पालमपुर पठानकोट और कीरतपुर मंडी केलांग मार्ग पर यह चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। इन चार्जिंग स्टेशनों स्थापित करने के लिए परिवहन विभाग आगामी प्रक्रिया पूरी कर रहा है। आगामी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जल्द ही आने वाले समय में इस काम भी शुरू होगा। विभाग के पास 2502 इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर। प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। परिवहन विभाग में 2502 इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर्ड है।
सितंबर माह में 79 नई गाड़ियां इनमें शामिल हुई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे अधिक 1896 बाइक व स्कूटर है। इसके अतिरिक्त 174 मोटर कार, 87 इलेक्ट्रिक बसें व अन्य इलेक्ट्रिक वाहन हैं। प्रदेश में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़े लगा है। परिवहन विभाग के पास अपनी 19 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जिनका प्रयोग विभाग के अधिकारी व कर्मचारी कर रहे हैं। HRTC इलेक्ट्रिक बसें और टैक्सियां हैं। प्रदेश भर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने के बाद निगम की इलेक्ट्रिक बसें भी लॉन्ग रूटों पर भी चल सकेगी। देश में तकनीक को बढ़ावा दे रहे पीएम बीजेपी की सोशल मीडिया कार्यशाला में बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि तकनीक ने आज हर काम को आसान बना दिया। पहले जिन कामों की सूचना के लिए हफ्ता 2 हफ्ता पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, आज वह काम 1 सेकंड में हो जाता है। समय के साथ साथ तकनीकी अपग्रेड हो रही है। उसी के साथ हमें भी नई नई तकनीकियों के प्रयोग सीखने चाहिए, ताकि हम अपनी बातें लोगों तक आसानी से पहुंचा सके। शिमला में बीजेपी की सोशल मीडिया कार्यशाला के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई तकनीकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करते हुए सब देखते हैं, जबकि वह हमेशा से ही नई नई तकनीकियों के बारे में जानने में उत्सुक रहते थे। वह नई तकनीकी और गैजेट्स के बारे में पता करते रहते थे और उनका समाज के लाभ में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते रहते थे। वह आज भी तकनीक को विशेष महत्व देते हैं। आज विभिन्न नीतियां बनाने में तकनीक का विशेष इस्तेमाल हो रहा है, ताकि किसी भी योजना की लीकेज कम से कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी तरीके योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। ये सारी चीजें आज हमें दिखाई भी दे रही हैं और उनका लाभ देश भर के लोगों को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी सरकार द्वारा सैकड़ों जनहितकारी योजनाएं चलाई है। इसका लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है। सभी योजनाओं के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावी तरीके से लोगों को बताया जाना चाहिए, ताकि उन योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए। इसके अलावा विपक्षियों द्वारा हमारे खिलाफ कई झूठ प्रसारित करने का प्रयास किया जाता रहता है। सोशल मीडिया के माध्यम से सही सूचनाएं लोगों तक पहुंचा के विपक्ष के झूठ को भी बेनकाब किया जाना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र में नशे का कारोबार, परवाणू में मरीजों को मादक पदार्थों का सेवन करवा रहे कर्मचारी। परवाणू में एक नशा निवारण केंद्र के अंदर नशे का बड़ा खेल चल रहा है। केंद्र में तैनात कर्मचारी नशा छुड़ाने के लिए उपचाराधीन मरीजों को नशा करवा रहे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब नशा निवारण केंद्र में भर्ती एक युवक ने केंद्र के भीतर नशा करते व करवाते कर्मचारियों का वीडियो बनकर अपने माता पिता को भेजा। वीडियो मिलते ही युवक के परिजनों ने अन्य लोगों को साथ लेकर नशा केंद्र में हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उपचाराधीन कई युवाओं ने केंद्र में नशा करवाने का खुलासा किया। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्र में उपचाराधीन युवकों की माने तो केंद्र काफी समय से नशे का कारोबार चल रहा है। डीएसपी प्रणव चौहान ने बताया कि पुलिस लंबे समय से नशा मुक्ति केंद्रों पर नजर जमाए हुई थी। नशा मुक्ति केंद्रों की प्रशासन द्वारा इंस्पेक्शन भी की गई है। इस मामले में नशा मुक्ति केंद्र के मालिक व एम्प्लॉयर पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। प्रणव चौहान ने कहा कि नशे के व्यापार करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। प्रदेश के कॉलेजों में एससीए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी, एचपीयू को 12 तक सौंपनी होगी एससीए गठन की रिपोर्ट। प्रदेश के कॉलेजों में सोमवार को एससीए गठन के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
जिसके बाद प्रदेश के कॉलेजों को एससीए गठन की रिपोर्ट 12 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को सौंपनी होगी। कॉलेज प्रशासन को नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए छात्रों के परीक्षा परिणामों को खंगालाना होता है, जिसके बाद जो छात्र मेरिट में रहते हैं उन्हें एससीए में चुना जाता है। विवि की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विभागाध्यक्षों को एससीए संविधान के तहत छात्रों का नॉमिनेशन प्रस्तावित करना होता है। यदि किसी छात्र का नॉमिनेशन तय समय अवधि के बाद संबंधित अधिकारी के पास पहुंचता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। नॉमिनेशन प्रक्रिया तय समय में पूरा न करने लिए संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होते हैं। बता दें कि इस बार भी कॉलेजों में एससीए अप्रत्यक्ष रूप से मनोनयन के आधार पर चुनी जा रही है। मेरिट में रहने वाले छात्रों को एससीए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व सहसचिव पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा हर विभाग में प्रथम आने वाले छात्रों को डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव डीआर चुना जाता है। वन्य जीव और हम विषय पर आयोजित वाइल्ड लाइफ वीक में सोमवार को मेधावियों को सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सप्ताह भर चली गतिविधियों के विजेताओं को पुरस्कार से नवाजा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अमीर जसपा प्रथम, अंकुश ठाकुर द्वितीय और राकेश्वर कपूर तीसरे स्थान पर रहे। लैंडस्केप फोटोग्राफ में अमित वकील प्रथम, संजीव शर्मा द्वितीय और अमर सिंह तीसरे स्थान पर रहे। जंगली जीव फोटोग्राफी श्रेणी में महेश कुमार प्रथम और विकेश चौहान दूसरे स्थान पर रहे। एक अन्य श्रेणी में अक्षय भारद्वाज प्रथम, मानसी शर्मा दूसरे और अंकुश धीमान तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा कैमरा ट्रैप प्रतिस्पर्धा में वनरक्षक अंकुश ठाकुर प्रथम और भूपेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों में प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन केहर सिंह खाची, प्रधान मुख्य अरण्यपाल राजीव कुमार और अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल अनिल ठाकुर भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीपकमल चक्कर शिमला में भाजपा हिमाचल प्रदेश आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को तकनीक के महत्व के बारे में जानकारी दी। भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल उपस्थित रहे। सभी नेताओं का मार्गदर्शन पार्टी के आईटी और सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि शंखनाद अभियान एवं सोशल मीडिया की कार्यपद्धति को लेकर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया उत्तर क्षेत्र प्रभारी अनूप कैपल्ली, हर्ष चतुर्वेदी और चेतन ब्राक्ता द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री डा सिकंदर कुमार, सोशल मीडिया प्रभारी सुशील राठौर और आईटी प्रभारी अनिल डडवाल उपस्थित रहे। वीरान नहीं होगा, सैटेलाइट सेंटर बनेगा गोपालपुर। यह विभाग करेगा जानवरों के गुणों दिनचर्या पर शोध, पर्यटकों के आने पर संशय। वन्य प्राणी विभाग ने गोपालपुर चिड़िपाघर को सैटेलाइट सेंटर में बदलने का फैसला किया है। सैटेलाइट सेंटर में प्रदेश भर से पकड़े जाने वाले जानवरों को रखा जाएगा। यहां भविष्य में विभाग जानवरों के गुणों और उनकी दिनचर्या पर शोध भी कर सकता है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं है कि सैटेलाइट सेंटर में पर्यटकों को जाने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। विभाग ने कांगड़ा के बनखंडी में 600 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रस्तरीय चिड़िपाघर बनाने का फैसला किया है। चिड़िपाघर के डिजाइन के लिए 60 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी भी हो चुकी है। इसके लिए 180 हेक्टेयर जमीन का चयन किया गया है। वन्य प्राणी विभाग चिड़िपाघर के शिलान्यास की तैयारी में है, लेकिन इस बीच बड़ा गतिरोध गोपालपुर चिड़िपाघर के पलायन को लेकर शुरू हो गया है।
दरअसल विभाग ने शुरुआत में गोपालपुर चिडिपाघर को शिफ्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना में गोपालपुर चिडिपाघर को शिफ्ट करने के बाद यहां भविष्य की व्यवस्थाओं पर कोई योजना तय नहीं की गई थी और इसे देखते हुए अब स्थानीय लोगों ने गोपालपुर चिडिपाघर को शिफ्ट करने पर आपत्ति जाहिर की है। इसके बाद पालमपुर के विधायक और सीपीएस आशीष बुटेल ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। अब वन्य प्राणी विभाग ने गोपालपुर चिडिपाघर को सैटेलाइट सेंटर में बदलने की बात कही है। इसकी तैयारियां बनखंडी में चिडिपाघर के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद शुरू होंगी। वन्य प्राणी विभाग के अतिरिक्त मुख्य प्रधान अरण्यपाल अनिल ठाकुर ने बताया कि गोपालपुर को सैटेलाइट सेंटर बनाया जाएगा। इस जू को वन्य प्राणी विभाग पूरी तरह से बंद करने की तैयारी में नहीं है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट सेंटर में पर्यटक दाखिल हो पाएंगे या नहीं, यह फैसला भविष्य में लिया जाएगा। फिलहाल विभाग का पूरा ध्यान बनखंडी में तैयार हो रहे चिडिपाघर पर केंद्रित है। लिटफेस्ट में गूंजेगी काडोजो की हुंकार। कसौली में आयोजित फेस्टिवल में मेजर जनरल इयान रहेंगे प्रेरणा स्रोत। कसौली में 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 12वें खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में इंद्राणी मुखर्जी के अतिरिक्त पाकिस्तान व चीन के साथ 3 युद्ध लड़ चुके मेजर जनरल इयान काडोजो, पूर्व रा चीफ एम दुल्लत, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जसप्रीत बिंद्रा, वरुण गांधी, राज बब्बर व पूनम सोनी सहित कई मशहूर हस्तियां भी शामिल होंगी। लिटफेस्ट में इस बार का थीम गांधी जी के वाक्य वह परिवर्तन करे जो आप देखना चाहते हैं वह G20 सम्मेलन भी होगा, लेकिन चर्चा कई ज्वलंत मुद्दों पर भी की जाएगी। यह लिटफेस्ट महान लेखक खुशवंत सिंह की याद में 12वीं बार कसौली क्लब में आयोजित होगा। लिटफेस्ट में शोभा डे, शशि थरूर, बरखा दत्त, मालविका संघवी, मणिशंकर अय्यर, अभिनेत्री जूही बब्बर सोनी, प्रशांत रेड्डी, आर गोपालकृष्णन, हरजिंदर बवेजा, सारा जैकब, अमुता त्रिपाठी, अंजुम हसन, जयदीप मुकरेजा, कल्पना स्वामीनाथन, सराहा जैकब, मुकेश बंसल, अमृता त्रिपाठी, कई अन्य लेखक विचारक मौजूद रहेंगे। इस लिटफेस्ट में विचारशील व चिंतनीय मुद्दों पर 3 दिन तक चर्चा होगी, लेकिन सबका ध्यान मुख्यतः अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी की लेखिका इंद्राणी मुखर्जी व रिटायर्ड मेजर जनरल इयान कार्डोजो की ओर केंद्रित रहेगा। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या जैसे अपराध में करीब 6 साल की सजा काट चुकी प्रतिष्ठित मीडिया हाउस से संबंध रखने वाली इंद्राणी मुखर्जी अपनी जिंदगी के कुछ व्यक्तिगत पहलू भी उजागर कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त मेजर जनरल इयान कार्डोजो के विचार भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे। जनरल 1962, 1965 व 1971 के युद्धों के नायक रहे हैं तथा पूरी बटालियन व ब्रिगेड की कमान के इंचार्ज रहने वाले भारतीय सेना के प्रथम युद्ध विकलांग अधिकारी रहे हैं। उनकी महान योग्यता का उल्लेखन ऐसे मिलता है कि जब 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वह पूरी तरह घायल हो गए थे तो जख्मी पाव को उन्होंने अपने आप ही काट दिया था। बर्फबारी से पहले चकाचक होगी सड़कें। लोक निर्माण विभाग ने 2000 किलोमीटर का रखा टारगेट, जल्द शुरू होगा काम। बर्फबारी से पहले पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की मरम्मत का टारगेट तय कर दिया है। विभाग ने 2000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है और इसमें 1400 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत होगी, जबकि 600 किलोमीटर सड़कों की टायरिंग की जाएगी। बरसात के बाद विभाग ने फील्ड के अधिकारियों को तय लक्ष्य को हासिल करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के बाद विभाग ने अभी तक 40% लक्ष्य को हासिल कर लिया। गौरतलब है कि बरसात की वजह से पीडब्ल्यूडी को भारी क्षति का सामना करना पड़ा है। विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है।
विभाग की करीब 1,500 सड़कें और 116 पुल बरसात में प्रभावित हुए हैं। इनमें से 19 पुल पूरी तरह से धराशायी हो गए थे। जगह जगह सड़कें उखड़ गई थी या भूस्खलन की भेंट चढ़ गई है। पीडब्ल्यूडी को इस पूरे सीजन में अब तक करीब 2,949 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है। इस नुकसान के संबंध में विभाग ने विस्तृत रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को भेजी है, लेकिन अब बरसात की इस तबाही से बाहर आने को विभाग ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और इस कड़ी में सड़कों की रिपेयर और टायरिंग का लक्ष्य तय किया है। हिमाचल में नवंबर के आखिरी हफ्ते से ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे में विभाग अब आगामी 2 महीने में विभाग 2,000 किलोमीटर के तय लक्ष्य को हासिल कर लेगा। बारिश से खस्ता हालत, सड़कों की सुधरेगी हालत। पीडब्ल्यूडी प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि बर्फबारी से पहले विभाग सड़कों को दुरुस्त करेगा। इस बार 2,000 किलोमीटर का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए बजट का प्रावधान भी कर लिया है। बरसात में सड़कों को हुए नुकसान की भरपाई इस दौरान की जाएगी। बारिश की वजह से सड़कों में पड़े गड्ढे भरने और टायरिंग से मरम्मत का प्रयास किया जाएगा। बर्फबारी के दौरान लोगों का सफर आरामदायक होगा। बाहरी राज्यों में बिका 48% सेब। सीजन के दौरान अब तक प्रदेश की मंडियों में 1.66 करोड़ सेब पेटी का कारोबार। हिमाचल में वजन के हिसाब से सेब की व्यवस्था के बाद इस वर्ष 48% सेब बाहरी मंडियों में गया है। हालांकि 52% सेब हिमाचल में एपीएमसी की मंडियों में बिका है और यह सेब वजन के हिसाब से ही बेचा गया है। बागबानी विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक कुल 1.66 करोड़ सेब की पेटियां मंडियों में पहुंची है। इनमें से 85,48,563 सेब की पेटियां हिमाचल में एपीएमसी की मंडियों में बिकी है, जबकि 81,17,981 सेब की पेटियां बाहरी राज्यों की मंडियों और हिमाचल प्रदेश में एपीएमसी की मंडियों के बाहर बिकी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में बागबानों की मांग पर वजन के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था शुरू की है। एक पेटी में वजन की अधिकतम सीमा 24 किलो रखी गई है। मंडियों में तोलकर पेटियों को बेचने के आदेश जारी किए हैं। इस व्यवस्था के बाद भी 48% सेब बाहरी राज्यों की मंडियों में पुरानी व्यवस्था के हिसाब से बेचा गया है। बागबानी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की आजादपुर मंडी में 24 किलो की सेब की पेटी को पिछले वर्षों से बेहतर होलसेल रेट मिला है। वर्ष 2021 में जहां रॉयल किस्म के सेब की पेटी को औसतन 1,920 रुपए का दाम मिला, वर्ष 2022 में 1,440 और इस वर्ष 2023 में 2,016 रुपए का दाम मिला है। वहीं रेड गोल्ड वर्ष 2021 में आजादपुर मंडी में 960 रुपए, वर्ष 2022 में 1,320 रुपए और वर्ष 2023 में सिर्फ 864 रुपए का औसतन दाम 24 किलो की पेटी को मिला है। MIS ने खरीदा 48,000 मीट्रिक टन से। एचपीएमसी व हिमफेड की ओर से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी ग्रेड सेब की खरीद की जाती है। इस वर्ष एचपीएमसी व हिमफेड दोनों एजेंसियों की ओर से अब तक कुल 48,317 मीट्रिक टन सेब की खरीद कर ली है। एचपीएमसी ने 30,500 मीट्रिक टन और हिमफेड ने 17,816 मीट्रिक टन सेब की खरीद की है। पिछले वर्ष इन दोनों एजेंसियों की ओर से 68,639 टन सेब की खरीद MIS के तहत अब तक की गई थी। डिप्टी सीएम ने जन्मदिन पर बांटा लंगर। हरोली सिविल अस्पताल में किया स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ, रोगियों का जाना कुशलक्षेम।
हरोली विधानसभा क्षेत्र से निरंतर 5वीं बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को अपना जन्मदिन सादगी भरे अंदाज में मनाया। जन्मदिवस के मौके पर सर्वप्रथम उन्होंने सिविल अस्पताल हरोली में आयुष्मान भव योजना के तहत आयोजित स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर सभी रोगियों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने अस्पताल परिसर में अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया तथा अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में युवा कांग्रेस के सौजन्य से प्रायोजित गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट के सहयोग से मरीजों के तीमारदारों तथा अन्य लोगों के लिए तैयार किए गए लंगर में सेवा की तथा खुद लोगों को लंगर बांटा। वहीं घालूवाल पहुंचने पर लोगों ने उपमुख्यमंत्री को जन्मदिवस के अवसर की बधाई तथा स्वस्थ व खुशहाल भविष्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस सेवादल आदि के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सामाजिक संस्था ऊना जनहित मोर्चा, हिमोत्कर्ष परिषद, रामलीला कमेटी ऊना तथा गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री को जन्मदिवस की बधाई दी। वहीं घालूवाल में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री की धर्मपत्नी प्रो सिम्मी अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2003 से केवल 12 लोगों के सहयोग से शुरू किया गया एक कारवां आज हरोली क्षेत्र में हजारों लोगों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी बदौलत पिछले 2 दशकों में इस क्षेत्र को विकास के मामले में एक विशेष पहचान मिली है। यात्री बताएंगे वोल्वो बस में कैसे रहा सफर, नई व्यवस्था शुरू, बस में सफाई और स्टाफ के व्यवहार पर सवारियां दे रही रेटिंग। एचआरटीसी ने वोल्वो बसों में यात्रा करने यात्रियों के लिए अब नई व्यवस्था शुरू की दी है। एचआरटीसी की वोल्वो बसों में सफर कैसा रहा, यात्री इसकी रेटिंग दे रहे हैं। बस में सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं? ड्राइवर व कंडक्टरों का यात्रियों के साथ बर्ताव कैसा है? इन सब बातों की जानकारी यात्री फीडबैक में दे सकते हैं। इसके अलावा एचआरटीसी की सेवा को अधिक सुगम व सरल बनाने के लिए भी यात्री सुझाव दे रहे हैं। एचआरटीसी के अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था सिर्फ एचआरटीसी की वोल्वो बसों में ही शुरू की गई है। वोल्वो बसों में सफर करने वाले यात्री ज्यादातर ऑनलाइन ही टिकट बुक करते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के दौरान यात्रियों को अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी भरना होता है। इन फोन नंबर व ईमेल आईडी पर एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से ईमेल लिंक व एसएमएस भेजे जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा वोल्वो बस के यात्रियों से यात्रा अनुभव लेने के लिए एसएमएस एवं ईमेल लिंक के द्वारा फीडबैक लिंक भेजना प्रारंभ किया है। इस फीडबैक लिंक के द्वारा वोल्वो बस के यात्री यात्रा समाप्ति पर यात्रा के दौरान चालक एवं परिचालक के व्यवहार, बस की सफाई व्यवस्था के बारे में अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बेहतर सेवाओं के लिए लोगों से मांगे सुझाव। हाल ही में एचआरटीसी प्रबंधन ने कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति के साथ एक बैठक भी की गई थी। इस बैठक में कर्मचारियों से एचआरटीसी की सेवाओं को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे गए थे। यात्रियों से उनका फोन नंबर भी लिया जाएगा। इसी नंबर पर फिर उन्हें लिंक भेजा जाएगा ताकि ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से टिकट लेने वाले यात्री अपना फीडबैक दे सके। जोगिंद्रनगर में महिला की हत्या, अर्धनग्न मिली लाश, शरीर पर गहरे जख्म, पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर शुरू की जांच। जोगिंद्रनगर शहर के साथ ही एक महिला की हत्या के बाद शव रेन शेल्टर में पड़ा मिला है। सोमवार सुबह लोगों ने जब रेन शेल्टर में महिला की अर्धनग्न अवस्था में पड़ी लाश देखी तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है।
मृतका की पहचान 50 वर्षीय सत्या देवी पत्नी खेमचंद गांव छौ जोगिंद्रनगर जिला मंडी के रूप में हुई है। महिला के शरीर पर गहरे घाव मिले हैं और शरीर के कई हिस्सों से कपड़े भी गायब है। इसके साथ रेन शेल्टर में भी खून के धब्बे मिले हैं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। महिला की हत्या या तो रेन शेल्टर में ही की गई या फिर उसकी हत्या करने के बाद शव को रेन शेल्टर में फेंक दिया गया। इसका खुलासा अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। मंडी पुलिस की 2 फोरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है, जिसमें रविवार आधी रात को कुछ संदिग्ध पुलिस को दिखे हैं। इस घटना के बाद एसपी मंडी ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। डीएसपी संजीव सूद सहित पुलिस की टीम घटनास्थल में छानबीन के लिए पहुंची, जबकि मंडी से फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने भी मौका पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। महिला यहां शानन में किराए के मकान में रहती थी। लोगों के अनुसार मृतका का एक बेटा है जो मनाली में किसी होटल में काम करता है। मृतका सत्या कुमारी मेहनत मजदूरी करती थी। पुलिस अधीक्षक मंडी सौम्या सामशिवन ने बताया कि महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है तथा फोरेंसिक विशेषज्ञों ने साक्ष्य जुटाए हैं तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर कुछ कहा जा सकेगा। युद्ध में शहीद सैनिकों के आश्रितों को अब 30 लाख, हिमाचल सरकार ने राहत देते हुए 10 लाख रुपए बढ़ाई एक्स ग्रेसिया की राशि। देश की रक्षा करते हुए युद्ध में प्राण न्योछावर करने वाले प्रदेश के वीर सपूतों के परिवारों को हिमाचल सरकार एक्स ग्रेसिया के रूप में अब 30 लाख रुपए की राशि देगी। सैनिकों के आश्रितों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने एक्स ग्रेसिया की राशि में 10 लाख रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं सर्विस के दौरान सामान्य मृत्यु पर भी सैनिक के परिवार को 5 लाख रुपए की जगह 7.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से राशि बढ़ाने का प्रस्ताव हिमाचल सरकार को कुछ महीने पहले भेजा गया था। इस प्रस्ताव पर हिमाचल सरकार ने हाल ही में अपनी मुहर लगाई है। ऐसे में अब युद्ध के दौरान या आतंकवादी हमले में शहादत प्राप्त करने वाले रणबांकुरों के परिवारों को एक्स ग्रेसिया के रूप में 20 लाख की जगह 30 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। बेशक शहादत प्राप्त करने वाले सैनिक का परिवार इस गम को ताउम्र नहीं भूल पाता, लेकिन एक्स ग्रेसिया के रूप में मिलने वाली राशि से भरण पोषण करने में सहायता मिलती है। कई वर्षों से एक्स ग्रेसिया की राशि 20 लाख रुपए ही थी तथा ड्यूटी के दौरान सामान्य मृत्यु पर सैनिक परिवार को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे। अब दोनों की वर्गों की एक्स ग्रेसिया की राशि को बढ़ाया गया है। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक कहते हैं। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा रिक ने कहा कि हिमाचल सरकार को पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के माध्यम से एक्स ग्रेसिया की राशि बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को हिमाचल सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे में अब आतंकवादी हमलों या युद्ध में शहादत प्राप्त करने वाले वीर सैनिकों के आश्रितों को एक्स ग्रेसिया के रूप में 20 लाख की जगह 30 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ड्यूटी के दौरान सामान्य मृत्यु पर भी अब 5 की जगह 7.5 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। हर बूथ पर मजबूत होगी भाजपा, कांगड़ा चंबा प्रभारी परमार बोले, लोकसभा की सभी सीटें जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत कांगड़ा संगठनात्मक जिला की बैठक का आयोजन सर्किट हाउस धर्मशाला में किया गया। बैठक में भाजपा के कांगड़ा चंबा प्रभारी
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व सुलाह के विधायक विपिन सिंह परमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बूथ सशक्तिकरण अभियान के सभी बिंदु कार्यकर्ताओं के समक्ष रखे और बताया कि भाजपा मंडल और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाएगी। विपिन परमार ने कहा कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। बूथ सशक्तिकरण अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ को सशक्त बनाने के लिए पूर्ण रणनीति तैयार कर उसे धरातल पर उतारा जा रहा है। आने वाले समय में भाजपा बड़ी छलांग लगाकर लोकसभा चुनावों में सभी सीटों पर जीत हासिल करके जीत का नया रिकॉर्ड बनाएगी। संसदीय क्षेत्र प्रभारी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भाजपा साल 2024 के आम चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। बैठक में प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, कांगड़ा विधायक व वरिष्ठ नेता पवन काजल, प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विश्व चक्षु, कांगड़ा संगठनात्मक जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा, भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष रंजू रस्तोगी, धर्मशाला मंडल अध्यक्ष डा विशाल नेहरिया, धर्मशाला के पूर्व प्रत्याशी राकेश चौधरी, गायत्री कपूर, प्रेरणा शर्मा, शक्ति अत्री, राजनी ठाकुर आदि मौजूद रहे। शिक्षण संस्थानों के बदलेंगे नाम, सरकार ने बनाई कमेटी। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई 4 मेंबर्स की कमेटी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों के नाम में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। वहीं शिक्षा सचिव राकेश कंवर को सदस्य बनाया गया है। निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत सिंह को कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा घनश्याम चंद को कमेटी का सदस्य और ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्तन को नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाया गया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि यह कमेटी शिक्षण संस्थानों के नाम बदलने के लिए गाइडलाइन बनाएगी और निर्देश जारी करेगी। हर 3 माह बाद कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। बता दें, अब वर्तमान सरकार में राजीव गांधी के नाम पर डे बोर्डिंग स्कूल बन रहे हैं। हालांकि समिति किस तरह के शिक्षण संस्थानों के नामकरण को लेकर विचार करेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। सुराल मार्ग पर परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त, मैकेनिक की मौत, चालक गंभीर घायल। जिला के जनजातीय उपमंडल पांगी के सुराल मार्ग पर सोमवार शाम परिवहन निगम की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार मैकेनिक की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बस में 2 ही लोग सवार थे। घायल बस चालक को उपचार के लिए सिविल अस्पताल किलाड़ लाया जा रहा है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके की ओर रवाना हो गई है। जानकारी के अनुसार परिवहन निगम की सुराल रूट की बस बीच राह में कनवास के पास खराब हो गई थी। इस बस को ठीक करने के लिए मैकेनिक सोमराज मौके पर गया हुआ था, जहां सोमवार शाम मुरम्मत कार्य के उपरांत ट्रायल दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। परिणामस्वरूप इसमें सवार मैकेनिक सोमराज की मौत हो गई। घायल चालक का नाम ओम प्रकाश बताया गया है। बस गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित करने के साथ ही राहत व बचाव कार्य आरंभ करते हुए चालक को उठाकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस टीम मौके पर कार्रवाई में जुटी हुई थी। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर चंबा जितेंद्र चौधरी ने घटना की पुष्टि की है। दिल्ली सरकार ने आपदा राहत कोष में दी 10 करोड़ रुपए की सहायता,
सीएम सुक्खू ने जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि आपदा राहत कोष 2023 के लिए प्रदान की है। सीएम सुक्खू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सहायता राशि प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में कारगर साबित होगी। उन्होंने आम जनता से इस कोष में अधिक से अधिक अंशदान का आग्रह किया है ताकि प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान की जा सके। फतेहपुर में पेड़ से फंदे पर लटका मिला महिला का शव, हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के अधीन फतेहपुर में मुख्य सड़क से 20 से 25 मीटर की दूरी पर एक महिला का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। मृतक महिला की पहचान पूजा के तौर पर हुई है। महिला ने आत्महत्या की है या हत्या हुई है, इसको लेकर अभी संशय बरकरार है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं मृतक महिला के मायके पक्ष वालों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। मायके पक्ष वाले ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद मार्ग को बहाल कर दिया गया। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि मृतक महिला की पहचान पूजा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। रेन शेल्टर के अंदर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला 50 वर्षीय महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। जोगिंद्रनगर में एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है। महिला की पहचान सत्या कुमारी 50, पत्नी खेमचंद निवासी गांव छोड़ डाकघर लांगड़ा तहसील जोगिंद्रनगर जिला मंडी के तौर पर हुई है। शव शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर अप्रोच रोड में बने रेन शेल्टर में बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी संजीव सूद ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है। जानकारी के अनुसार महिला का एक बेटा है जो मनाली की तरफ किसी होटल में काम करता है। मृतका सत्या कुमारी मेहनत मजदूरी का काम करती थी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।